नमस्कार बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा है भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाग, यानी कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, चित्तौड़गढ़ कॉलेज, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज, चित्तौड़गढ़। बच्चों, आज से पहले भी हमने जो टॉपिक्स लिए थे, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे होंगे। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकें, ताकि आपकी जो जानकारियाँ हैं वो पूरी हो सके। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की है ये पेपर और इसी में जो कंटिन्यूस चैप्टर है पार्ट 3 के रूप में मैंने इसको लिया है। इससे पहले हमने मरु प्रदेश, अरावली प्रदेश और अब ये हमारा ईस्टर्न भूभाग ले रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं फिर दोहराती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप फ्री हैं, हम आपको जवाब देंगे। कहीं भी आप पूछ सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट फ्री। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। हम सब जानते हैं बच्चों कि राजस्थान राज्य जो है उसका भौतिक स्वरूप काफ़ी जटिल और विविधता युक्त है। देखो ना, आप खुद देखो, एक तरफ तो बिल्कुल सूखा प्रदेश और दूसरी तरफ देखो आप क्या पहाड़ियाँ हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस तरफ आपका जाना हुआ होगा तो आपने देखा होगा, आपको लगता ही नहीं होगा कि राजस्थान इतना सुंदर है। सब वैरायटी है राजस्थान के अंदर। कल्पना कीजिए आप, हमारा राज्य कितना ब्यूटीफुल है। अब ये जो ब्यूटी है, ये राजस्थान के भौतिक स्वरूप, भूगर्भिक इतिहास में होने वाली जो आंतरिक व जलवायु से नियंत्रित बाह्य शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्रियाओं का प्रतिफल है। अरावली पर्वतमाला जो आपने देखी हुई है, इसमें मैप में है, 3rd स्लाइड जो बता रही है। इससे पहले भी मैंने आपको फिज़िकल फीचर्स के मैप में आपको डिविजन्स बताए थे। तो आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 असमान भागों में बांटती है, और जिसके एक और पश्चिम में मरुभूमि है तथा पूर्व में गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान व दक्षिण में पठारी भूभाग अवस्थित है। आज जो हम जिसके बारे में बात करेंगे जो है वो है अपना 3rd और 4th भाग। ये जो क्लासिफिकेशन मैप के साथ है, इसके अंदर आप देखिए ये जो रेड, इससे में अरावली के बाद वाला जो क्षेत्र है, इस कवर को मैं बता रही हूँ आपको, तो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, समझ आए? अब अपन चलते हैं आगे। मैंने बच्चों ईस्टर्न प्लेन्स यानी कि पूर्वी मैदान को एक स्लाइड के रूप में आपके सामने रखा है, ताकि इंग्लिश के बच्चे भी कंसाइज रूप में समझ सकें, और हिंदी वालों के लिए मैंने अपनी भाषा रखी है अपनी, ताकि आपको समझ में आ सके। तो एक कंसाइज पॉइंट्स के रूप में दिया हुआ है, और बात वही है कि राजस्थान प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। राज्य के 23.3% भाग को इस मैदान द्वारा घेरा गया है। यह मैदान गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ आती हैं, और बनास का मैदान आता है, मध्य घाटी तथा छप्पन का मैदान सम्मिलित किया जाता है। इसका जो भाग है, टोटल एरिया है, वो है 4500 स्क्वायर किलोमीटर्स। बनास का मैदान यद्यपि कांपीय भूभाग है, फिर भी एक संप्राय मैदान है।
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर की मध्य की घाटी मैदान बंजर भूमियों को घाटियों का क्षेत्र कहते हैं, जिसे 56 के नाम से पुकारते हैं। ये मैदान बेसिकली 3 उप इकाइयों में विभाजित है। वो 3 उप इकाई कौन कौन सी है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड में हम चलते हैं। इससे पहले मैंने एक परिभाषा भी दी है कि प्लेन क्या है और पठार क्या है। पठार का तो नहीं, मैं पठार आपको समझा देती हूँ। प्लेन्स तो समतल मैदान हैं, जैसा आप समझते हैं। नदियों द्वारा लाया हुआ वह समतल मैदान, नदियों द्वारा बनाया गया वह समतल मैदान जो काफ़ी उपजाऊ भी होता है और काफ़ी कुछ उसमें उसकी ज़मीन मिट्टी जो है कहाँ से आई है, वो फ्लैट लैंड है, बिल्कुल समतल मैदान और काफ़ी उपजाऊ मैदान की श्रेणी में आता है। और प्लेटो जो है, पठार, वो एक उठाव लिया हुआ होता है जिसको हम फ्लैट टेबल लैंड के रूप में समझ सकते हैं। अब आते हैं अपन अपनी उसी अगली स्लाइड पे। द ईस्टर्न प्लेन्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन्स। कौन कौन से हैं 3 प्लेन्स? चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा प्लेन एंड मिडल माही प्लेन। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? चंबल बेसिन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, चलिए अपनी स्लाइड में, इसमें भी मैंने आपको कंसाइज रूप में दिया है, फिर भी मैं आपको ये समझाती जाती हूँ कि चंबल बेसिन को जन्म देने वाली कौन सी नदी है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि चंबल नदी सब जानते हैं। राजस्थान में रहने वाला कोई प्राणी ऐसा नहीं होगा जो चंबल नदी के बारे में नहीं जानता होगा। कोटा बैराज गए होंगे तो आपने देखी भी होगी। तो ये जो नदी है बच्चों, आप जानते हैं कि ये नदी कहाँ से आती है? ये मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी 6.16 किलोमीटर्स ऊंची है। वहाँ पर जो विंध्यन पर्वत हैं उनकी जो रेंजेस है वहाँ से ये निकलती है और 84 गढ़ के समीप एक गॉर्ज को पार करके राजस्थान में आती है। आगे समझे, यह नदी जो है अपने उद्गम स्थल यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यमुना से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा क्या क्या बनाते हैं चंबल नदी के अंदर, रेवाइंस। ओहो, रेवाइंस देखे थे, बीहड़ जिनमें डाकू रहते थे। तो मूवीज़ के अंदर आपने जो सीन देखा, मेरे ख्याल से चंबल नदी भी दिखाई गई है कई पुरानी पिक्चर्स में। खैर मैं नहीं कहती, पर अगर देखी है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक क्लैरिटी आ जाती है अपने दिमाग में कि बीहड़ क्या है, रेवाइंस क्या है। तो ये नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर के यमुना में मिलने तक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ करती है? गॉर्ज, जलप्रपात, शिप्रिकाएँ, निक पॉइंट्स, बीहड़ भूमि आदि। चंबल बेसिन उत्खान स्थलाकृति है। कौन सी? बैडलैंड हेतु ये जो बेसिन है इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव वाले पाए जाते हैं। इसके अलावा चंबल घाटी की स्थलाकृतियाँ पहाड़ियों व पठारों से भी निर्मित है। इस बेसिन का कुल एरिया कितना मैंने बताया? 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बीहड़ों रेवाइन से प्रभावित है। इस प्रदेश को कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन एरियाज़ में ज़्यादा अपन देखेंगे ज़िले हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी 480 किलोमीटर्स की लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती आदि के साथ ये बदलती रहती है। इससे आगे वे कुंवारी बीहड़ों के द्वारा चंबल के दक्षिण पश्चिम मार्ग के साथ निरंतर 12 तक अच्छी तरह से सीमांकित करती है। बीहड़ों तथा यमुना घाटी के बीच तथा चंबल और कुंवारी के बीच के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। बहुत उपजाऊ बेसिन है वो, कृषि कार्य वहाँ पर होता है। समझ आ गया आपको? ठीक है,
इंग्लिश में भी मैंने यही लिखा है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट हमारा बनास प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान। एक बनास प्लेन्स भी, ये नदी को वन की आशा कहते हैं। किसकी आशा? वन की आशा, क्योंकि इस बेसिन की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है और बनास तथा इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कौन सी नदियाँ? खारी, सोडरा, भोसी, मोरेल, बेड़च, बाईचिंग और गोलवा के द्वारा सिंचित ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके दो भाग मेनली कौन कौन से? मेवाड़ प्लेन्स और मालपुरा रेंज। मैं इसके बारे में आपको इसी में ही समझा देती हूँ कि उत्तर में इसकी सीमा अलवर पहाड़ी द्वारा तथा पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है। यह बेसिन, बनास बेसिन, इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है, 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम में है और जहां अरावली श्रेणी अनावृत है। देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर ऊंचाई है। इन पहाड़ियों पर अनाच्छादन, अपर्दन व अपक्षय का प्रभाव ज़्यादातर देखा गया है। इनके उच्च भूभाग टीलेनुमा हैं, जिसके कारण इसे पेडमोंट मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडमोंट प्लेन्स भी कहा जाता है। उदयपुर प्रदेश में ऊंचे टीलेनुमा भूभाग और कांपीय मिट्टी के जमाव नाम मात्र के हैं। मिट्टी की परत पतली व पथरीली होती जा रही है। वार्षिक वर्षा लगभग 700 मिलीमीटर है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। यह बेसिन राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। इस बेसिन में ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, जौ, मूंगफली, चना, गेहूँ आदि की फसल बहुतायत होती है। अब आते हैं अपन मालपुरा करौली का मैदान, और एक और मैंने कौन सा बताया था आपको? मेवाड़ वाला। तो मेवाड़ का तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी साथ में ही मैंने आपको बताया। और ये जो है अपना मालपुरा करौली का मैदान, ये मैदान काफ़ी कटाफटा है और बीहड़ युक्त है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। यह शिष्ट व नीज चट्टानों से निर्मित है। ये कौन सी चट्टानें हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर कांपीय जमाव नीज चट्टानों को, सेडिमेंट्री भी है इसमें, कुछ पोर्शन कांपीय जमाव नीज चट्टानों को छुपाए हुए काफ़ी मोटाई से व्याप्त है। यहाँ बलुई पत्थर का भी विस्तृत जमाव है। करौली, मंडरायल, मासलपुरा, झाकरी, तिमनगढ़, सागर, कैला देवी, करणपुर आदि क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों द्वारा खानों से पट्टियाँ, कातलें, पाटोल, पत्थर आदि हिंडौन, गंगापुर मार्ग से राज्य एवं देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। इस क्षेत्र का जो पत्थर है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, आपको पता है ये। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। 56 बेसिन, 56 बेसिन, और फिर 56 बेसिन, यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, जो मिडिल माही प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, जो अपनी अगली स्लाइड बता रही है। इसके अंदर आप देखो, द मिडिल माही बेसिन कवर्स द डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट. The region lies to the east of Mewar Hills
and south of Banas Plains. The area between Banswara and Pratapgarh is called Chhappan Ka Maidan. The western part of Mahi Basin is highly hilly, but central and eastern parts are fertile plains with extensive cultivation. These plains are also known as Chhappan Plains. Average elevation of the region in eastern plains is between 280 meters to 400 meters. This dissected plains along with hill is tracts of बांसवाड़ा. तो छप्पन बेसिन जो है ये माही नदी का सिंचित भाग है. माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रवणांक आदि से बना है. इतना अधिक ढाल प्रवणांक अन्य प्रदेश में देखने को भी नहीं मिलता. यहाँ का ढाल प्रवणांक 8 से 12 मीटर तक प्रति किलोमीटर है. अंतर्गोत्वा ये नदी जो है कच्छ की खाड़ी में होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है. इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच में है. मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा भू आकृतियाँ अधिक विषम हैं. दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा तथा कटाफटा है. अतः पहाड़ियाँ क्या करती हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग हैं. दक्षिण में यह बेसिन समरूप नहीं है, जैसा कि उत्तर में मेवाड़ का मैदान है. यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगड़ नाम से भी पुकारा जाता है. बांगड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग, विच्छेदित मैदान की इन सब को सम्मिलित किया जाता है. प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के जो भाग हैं में 56 ग्राम समूह स्थित थे, इसलिए ये भूभाग, इसका नाम ही क्या पड़ गया, 56 का मैदान. क्योंकि इधर जो भूभाग थे कितने थे, 56 ग्राम समूह थे, जिसका नाम अब 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है. अर्थात इस बेसिन के अंतर्गत शामिल भागों में दक्षिण पूर्व उदयपुर, दक्षिण बांसवाड़ा, दक्षिण चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर सम्मिलित हैं. अब आते हैं अपन दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार. अब जो हमारा अगला फिज़िकल फीचर है वो है हमारी इस 9th स्लाइड पे, साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेटो, जिसको हम हाड़ौती प्लेटो भी कहते हैं, यानी कि हाड़ौती का पठार भी कहते हैं. दिस रीजन इज़ लोकली कॉल्ड पत्थर एंड ऊपरमाल. राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए यह पठार चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है. यह मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में व उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है और राजस्थान की सीमा के पार तब तक फैला हुआ है जब तक बुंदेलखंड के पूर्व विकसित कगार दिखाई नहीं देते हैं. हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा ये सब एरियाज सम्मिलित हैं. यह पठारीय भाग आगे चल के मालवा के पठार में मिल जाता है. इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवान, पार्वती के द्वारा सिंचित है. अतः कृषि के संदर्भ में भी ये राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है. इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है. यह पठार आगे चल के 2 भागों में विभाजित किया गया है. कौन कौन से? पहला है विंध्यन कगार, विंध्यन स्कार्प प्लेन्स. दूसरा है डेक्कन लावा प्लेटो, जिसको अपन दक्कन का लावा पठार कहते हैं. तो आइए बच्चों, अपन पहले किसके बारे में बात करेंगे? विंध्यन. अगली स्लाइड में विंध्यन स्कार्पलैंड्स यानी कि विंध्यन कगार भूमि. स्कार्पलैंड्स कगार भूमि. यह कगार भूमि जो है
बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देती है। इसलिए इसको स्कार्पलैंड लैंड बोलते हैं, कगार भूमि बोलते हैं। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाईं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखलाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धौलपुर करौली के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर से 550 मीटर के बीच में है। तो इसकी जो टोपोग्राफी है वो चंबल और सिंध बेसिन से बनी हुई है। अब आते हैं अपन अगली स्लाइड, डेक्कन लावा प्लेटो, जिसको अपन दक्कन का लावा पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश के जो विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग, वहाँ पर 3 संकेंद्रित कगारों, कॉन्सेंट्रिक एस्कार्पमेंट्स, क्या है ये? कॉन्सेंट्रिक एस्कार्पमेंट्स। ये देखो ये वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक एस्कार्पमेंट्स, संकेंद्रित कगार 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ये भौतिक इकाई ऊपरमाल के पठार के नाम से जानी जाती है। ये एक विस्तृत एवं पथरीली भूमि है। इसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी सम्मिलित हैं। विंध्यन कगारों के आधार पर क्षेत्रों तक दक्कन ट्रैप व लावा के जमाव दिखलाई देते हैं। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध, पार्वती, इन्होंने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है। ट्रायंगल है ना, बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 215 मीटर के बीच है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारीय भाग में हैं। नदियों द्वारा इस पठारीय भाग को काफ़ी काट छाँट कर परिवर्तित किया गया है और इस पठारी भाग से बिजलौलिया, माताजी का नाला, बुधपुरा, बेरीसाल, बूंदी आदि स्थानों से मकानों की छत में काम आने वाली पट्टियाँ, कातलें आदि बहुतायत रूप से निकाली जाती है, जो देश के कोने कोने में भेजी जाती है। इस क्षेत्र में गन्ना भी होता है, चावल, कपास, अफीम, जौ, गेहूँ, सोयाबीन, चना आदि की खेती भी कांपीय व काली मिट्टी के क्षेत्रों में की जाती है। ये कांपीय और काली मिट्टी कहाँ से आ रही है? कौन सी नदियों से आ रही है? चंबल और काली सिंध है ना, पार्वती उनकी हेल्पिंग नदी है। तो अब बढ़ते हैं अपन एक ग्रीन प्लेन्स एंड प्लेटोज ऑफ राजस्थान। बच्चों, राजस्थान राज्य का जो भौतिक स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से युक्त है, नवीनतम कच्छारी मिट्टी, बालू, जिप्सम, चूना प्रदान मृदा से परिपूर्ण विविध खनिज युक्त स्थली तथा संपूर्ण राष्ट्र की जल विभाजक रेखा की धरा, दोहरारी धरती, सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण तथा भौतिक विविधता एवं विरासत तथा सभ्यताओं का पालना रहा है। हमें बहुत घमंड होता है कि हम इस राज्य के वासी हैं। राजस्थान राज्य जिसकी शौर्य गाथाएँ तो है ही, उसके इतना खनिज, इतना कुछ अंबार है इसके अंदर है कि राजस्थान एक अनुपम, अद्वितीय और अवर्णनीय राज्य कहलाता है। थैंक यू बच्चों। एनी क्वेश्चंस? अब अपन अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक्स।